morning, sir. Good Morning, morning. sir. Good morning. Good morning Good to all morning, of you. sir. Good morning. Sir. Yes, Mahendra Pal. Good morning, beta. Good morning, sir. Mahendra Pal. Sir. हाँ, Good morning, sir. Good. Mahendra Pal, वीडियो ऑन करो. Morning, sir. Good morning, beta. Yes. महेंद्र पाल नमस्ते. बेटा कहाँ गायब हो गए थे? ऑडियो ऑन करो, ऑडियो पहले. हाँ, अब बताओ कहाँ गायब हो गए थे? Sir, I was not having the link. And when Why you you send was the not? link, Beta, I have sent the link 3 months earlier. And you was joined also. Okay. yes, sir. Ah. So don't tell me that I was not having the link. You have joined, you have sent the request, but you was not attending the class. Only when I had a contact, okay, some days before with your father, है ना, तुम्हारे फादर के साथ मेरा 4-5 रोज पहले कहीं बात हुई, तब जाकर के तुमने ज्वाइन करना शुरू किया. ठीक है. सो आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड बी ऑन रेगुलर. इज इट क्लियर? Yes, sir. एक भी दिन क्लास तुम्हारी मिस नहीं होना चाहिए. इज इट Okay, क्लियर? sir. Yes, sir. ठीक है. नाउ यू कैन स्विच ऑफ द वीडियो एंड ऑडियो बोथ. ऑडियो और वीडियो दोनों बंद कर लो. यस, रितांशु निकाड़े, गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, sir. हाँ, so how are you feeling now? Sir, I am feeling better. You are feeling well. Very good, very good. बहुत अच्छी बात है कि you are feeling well. अस्मि मंथनवा अध्यक्ता द्विवेदी आर्यन मंगलवार. अच्छा, very good. चलो, so let us continue our chapter, है ना? चलिए. So ये वाला सेक्शन हम हमारे डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों वाले सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं. हेलो, चौहान सर बोल रहे थे आदित्य सिंह क्लास ज्वाइन कर लीजिए सोशल साइंस की. तो परसों क्यों नहीं थे ये बताओ. डेली क्लास ज्वाइन करना, समझे? हाँ, चलिए. वेल, सो वन ऑफ ये वाला सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इतनी बात आई समझ में? Sir, screen is not visible. हाँ, स्क्रीन का प्रॉब्लम है. सो आई विल शेयर द स्क्रीन ऑल्सो. थैंक यू बेटा. ना सो सॉरी, जो हमारा लास्ट वर्किंग क्लास था उसमें हम इस सेक्शन को स्टार्ट कर चुके थे. ठीक, इसको हम फिर से शुरू करते हैं. So it is often believed that it was a British colonialist who introduced the rule of law in India. इसका मतलब क्या है कि जो
ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स का कहने का, ब्रिटिशर्स ये दावा करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि इंडिया में, हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन किसके द्वारा लाया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया। ठीक, historians have disputed this claim on several grounds, two of which include, जो historians हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो ये क्लेम करते हैं, कि ब्रिटिशर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन किसके कारण आया, ब्रिटिशर्स के कारण आया। ठीक है, सो वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का ये जो दावा है वो कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। इतनी बात समझ में? यस सर। ठीक? वो गलत क्यों है? वो कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि रूल ऑफ लॉ हमने लाया, तो इंडियन हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं, तुम ये गलत कह रहे हो, क्योंकि तुम तो खुद कानून को तोड़ने के लिए बड़े मशहूर थे। ओके, तो जो दो ग्राउंड हैं, दो कंडीशंस हैं जिसके बेस पर ब्रिटिशर्स के इस दावे को मना किया जाता, वो क्या है? तो पहला क्या बोल रहे हैं कि द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून बनाए हुए थे वो आर्बिट्रेरी थे। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एक तरफा। एक तरफा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए थे वो सभी लोगों के लिए एक समान नहीं थे, ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल थे और इंडियंस के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी थे। ठीक, तो फर्स्ट क्लेम क्या है, that the colonial law was arbitrary. अब second claim क्या है? So second claim was that the Indian nationalists also played a prominent role in the development of legal sphere in British India. इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो कानून बने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर, तो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर जो भी कानून बने, वो कानून, वो जो लॉ थे, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही अकेले नहीं बनाए, बल्कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका भी इन कानूनों को बनाने में बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, ओके, यहां तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir, understood. I also understood. Now, so one example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870. ठीक है, तो one example of arbitrariness, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक तरफा कानून था, उसका एक एग्जाम्पल क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1870 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1870 में एक कानून बनाया था, और उस कानून को क्या कहते हैं? सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. व्हाट दैट लॉ इज नोन एज, उस लॉ या कानून को क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ 1870। ठीक है, वो जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 था उसमें क्या बोला गया? So the idea of sedition was very broadly understood within this act. अब इसमें क्या था? Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. अब इसका मतलब क्या है? तो इस लॉ का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति, उस जमाने की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय पर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति
यदि क्या करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस की बुराई करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता था, तो उसको क्या है, बिना मुकदमा चलाए गवर्नमेंट को अरेस्ट करने का अधिकार था। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताओ, Yes. Yes, sir. do we Yes, have sir. any student named Krishna Ram in our class? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कृष्णा राम है क्या अपनी क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अभी तक वो क्लास में नहीं आता था ना? No, yes, sir. कृष्णा राम, are you present right now? कृष्णा राम, are you present right now? So आगे बढ़ते हैं, है ना? So Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. Okay, so Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. अब इसका मतलब क्या है? ये जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ भूपेंद्र चौहान बोल रहे हैं, शैलेंद्र आपके यहाँ से? हाँ कृष्णा राम, क्लास ज्वाइन करो। हाँ तुरंत क्लास ज्वाइन कर लो जरा फटाफट। ठीक, so Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. ठीक, अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स के इस कानून का क्या करना शुरू किया? प्रोटेस्ट, विरोध करना शुरू किया। क्रिटिसाइजिंग मतलब उसकी आलोचना की कि आपका ये कानून तो गलत है ना? क्या आप कुछ भी गलत करेंगे तो हमें विरोध तो करना पड़ेगा, और आपका कानून हमें इसका विरोध करने का अधिकार नहीं देता। They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea. They also began fighting for greater equality. उन्होंने क्या किया? यानी जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी कि हमें हिंदुस्तान में कैसा एक समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so they wanted to change the idea of rule of law. ठीक है, जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ, ठीक, उसमें क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि जो रूल ऑफ लॉ है उसमें क्या होना चाहिए? ऐसे सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे, ताकि वो उन रूल्स को क्या करें? ओबे करें। ठीक है, और ऐसे लॉ बनाना चाहिए जिसमें क्या हो? आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कानून इस प्रकार बनना चाहिए कि लोगों को क्या मिले? जस्टिस मिले, लोगों को न्याय मिले। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. So, Yes, sir. by the end Yes, of sir. okay, by the end Yes, sir. by the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial court. End of the 19th century मतलब 1890 के आसपास
किसके आसपास बेटा? 1890. ठीक है। सो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 1890 तक आते आते, तो 1890 तक आते आते इंडियन लीगल प्रोफेशन, अब इंडियन लीगल प्रोफेशन का मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब ये है कि 1890 आते आते बहुत सारे भारतीय लोग, बहुत सारे इंडियंस भी क्या बन चुके थे? वकील बन चुके थे, एडवोकेट बन चुके थे। ठीक है। तो ये जो इंडियन एडवोकेट्स थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोर्ट में वकालत करना, मुकदमे लड़ना शुरू किया और वहां पर फिर भारतीय लोगों ने अपनी बात रखी कि हमें भी क्या, हमें भी इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। हेमलता, यहां तक बात आई समझ? ओनली हेमलता शुड स्पीक। Yes, sir. Very good. So they began to use law to defend the legal rights of the Indians. ठीक है। तो जो इंडियन एडवोकेट थे, जो भारतीय वकील थे, ठीक है, तो ये जो भारतीय वकील थे, इन्होंने कानून का यूज करना शुरू किया और कानून के उपयोग के जरिए ने ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाए थे, उन्हीं लॉ के जरिए किसके राइट्स को? इंडियंस के राइट्स को बचाने की कोशिश उन्होंने शुरू की। अद्वैता द्विवेदी, इतनी बात आई समझ में? Sir. So Indian judges also began to play a greater role in making decisions. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ इंडियंस जो थे, कुछ भारतीय लोग जो थे, वो भी क्या हुए? जज बने। ठीक है। तो उन लोगों ने, जो इंडियन जजेस थे, यानी राज तो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का चल रहा था, पर जज कौन बन चुके थे? कुछ भारतीय लोग भी जज बन चुके थे। तो भारतीय जजेस ने भी क्या है? लॉ को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद की। ठीक। तो therefore there were several ways in which Indians also played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके थे, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस थी, जिसके चलते क्या हुआ? हमारे जो इंडियंस थे, भारतीय लोग जो थे, भारतीय लोगों ने भी क्या किया? कानून को ब्रिटिश टाइम पीरियड में डेवलप करने का पूरा पूरा रोल प्ले किया। यहां तक बात आई समझ में? प्रज्ञा भूमिया, प्रज्ञा? Yes, sir. गुड। सो नाउ साई Sir. बावने, साई बावने, Yes, sir. हाँ बेटा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, विथ से लेकर यहां से रीड आउट करो जरा। रीड दिस पैराग्राफ। With the adaptation of Constitution, the document serves as the foundation on which our representatives begin making laws for the country. Every year, our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. In our Stop. class, स्टॉप। यस, शारदा कोरा से, शारदा, शारदा कोरा से। अच्छा, चलो। सृष्टि शुक्ला, गुड। बेटा ये विद द एडॉप्शन से फिर से रीड आउट करो तो। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. Every year, our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. In our
sixth book, you read about the Hindu Session Amended Act 2005. According to this new law, sons, daughter, and their mother can get an equal share of family property. स्टॉप Laws have स्टॉप been स्टॉप स्टॉप। ठीक है, अभी क्या है देखो, जिन लोगों को बोलते या रीडिंग करते समय आपके माइक में कहीं कोई दिक्कत है ना, तो एक दो रोज थोड़ा सा क्या है एडजस्ट करके कोशिश करो कि द वॉइस शुड बी क्लियर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब हमने इंडिया में क्या एडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया। Okay, so this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. ठीक है, so this document served as a foundation on which our representative began making laws for the country. इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर क्या करते हैं, नए लॉज बनाते हैं। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एक्सिस्टिंग वन। हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे नए लॉज भी बनाते हैं एज वेल एज अमेंड एक्सिस्टिंग वन, और जो पुराने लॉज हैं उनमें कई बार क्या होता है, चेंजेस भी होता है। आर्यन यंगलवाल, गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। व्हाई डिड यू एब्सेंट डे बिफोर यस्टरडेज क्लास? Sir, I was in Chandrapur. ओके, बट यू डिडंट इन्फॉर्म अस। Sorry, sir. हाँ देखो, पार्टी अकेले अकेले नहीं करना चाहिए, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो कहीं कुछ होटलिंग वगैरह कुछ करने गए थे तो हम में से किसी को पूछ लेते। सो वी ऑल शुड एंजॉय, है ना? Sorry, sir. अच्छा, तो कहाँ रसराज में गए थे या सिद्धार्थ प्रीमियर में गए थे? No, sir. In Rahul Dhaba. Where? Rahul Dhaba. अच्छा, कोई सा ढाबा है ना, पता नहीं कौन सा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो अगली बार जाओ ना तो अकेले अकेले नहीं जाना। हाँ Yes, sir. ठीक है, चलिए। ओके, सो एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एक्सिस्टिंग वन। अब इसका मतलब क्या है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुए हैं, कंट्री को रन करने के लिए लॉज लिखे। इतनी बात आई समझ में? तो वो जो लॉज हैं उनमें से बहुत सारे लॉज को क्या करना, चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लिखा है ना अमेंड एक्सिस्टिंग वन। अमेंड एक्सिस्टिंग वन मतलब जो पुराने लॉज है उसमें क्या करना बेटा, चेंज करना। ठीक, और कई बार क्या होता है, सेवरल न्यू लॉज, नए लॉज भी बनाने पड़ते हैं। इन अवर क्लास 6 बुक वी रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, सो पिछले साल यानी 6th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आपको इस लॉ के बारे में पढ़ने को मिला होगा। व्हाट इज दिस लॉ? Yes, sir. द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब ये जो अमेंडमेंट मतलब चेंज करना, अमेंडमेंट मतलब change. यानी ऐसा का ऐसा लॉ पहले भी था, द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट था, उसमें चेंज किए तो उसको क्या बोला, अमेंडमेंट। कौन से साल में चेंज हुआ,
2005। पहली बात आई समझ में? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. अब इस लॉ में क्या था, ये लॉ था क्या? तो नया लॉ बना, यानी अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, यानी लॉ में चेंज होने के बाद द सन, daughters and their mothers can get an equal share of family property। इसका मतलब क्या है कि परिवार की जो संपत्ति है उसमें लड़कों का भी, लड़कियों का भी और उनकी माँ का, सभी का कैसा होगा? इक्वल शेयर होगा। कैसा होगा? इक्वल शेयर। ठीक। अब इसका मतलब क्या था? पहले क्या होता था, जब परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था तो प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार मिलता था? सन्स को, लड़कों को अधिकार मिल जाता था, लड़कियों को कोई अधिकार नहीं था। ठीक है। अब इस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में नई बात ज्वाइन की गई, और वो नई बात क्या थी? इस नई बात के हिसाब से लड़के, लड़की और मदर को, तीनों को क्या मिलेगा? इक्वल, बराबर का हिस्सा प्रॉपर्टी में। Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment। इसी तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी क्या बहुत सारे नए लॉज बनाए। ठीक। अब सवाल ये आता है कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? ये नए लॉ, कोई नया कानून बना तो ये नया कानून बनता कैसे? क्या प्रोसीजर है? क्या रात को किसी को सपना आया और अगले रोज कानून बना दिया जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शारदा कोरा से बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक, ओके। सो सवाल ये है कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? नए कानून कैसे बनते हैं? ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉ बनाने की प्रोसेस के बारे में। आखिर लॉज मतलब कानून कैसे बनते हैं, कैसे कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाने की क्या प्रोसीजर है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us come. So the parliament has, अब इस सेक्शन में इंडिया में लॉ बनाने की हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो द पार्लियामेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। कानून बनाने में पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कैसे? सो देयर आर मेनी वेज through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. There are many ways through which this takes place। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कानून बनाने के बहुत सारे तौर तरीके हैं। अब बहुत सारे तौर तरीके मतलब कानून बनाने की शुरुआत अलग अलग तरीकों से होती है। इंडिया में लॉज बनाने की शुरुआत क्या होती है बेटा? अलग अलग तरीकों से होती है। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है? यस सर। इसका मतलब ये है कि लॉ बनाने की जो शुरुआत है, तो लॉ बनाने की स्टार्टिंग प्रोसीजर एक जैसी नहीं है, सेम प्रोसीजर नहीं। ठीक, अलग अलग कंडीशन में लॉ बनाने की प्रोसीजर कैसी हो सकती है? अलग अलग हो सकती है।
ठीक ना। सो इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। सो ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन सोसाइटी है, हिंदुस्तानी समाज है, उसमें अक्सर ये होता है कि सोसाइटी के कुछ लोगों के, यानी समाज के कुछ लोगों को बहुत सारी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहां पर दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के कारण, इन बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के कारण क्या होता है, ये जो लोग हैं ये बड़े परेशान हो जाते हैं, और परेशान जब हो जाते हैं तो दे नीड सम लॉ। उन्हें एक कानून की जरूरत पड़ती है कि उस लॉ के जरिए दे विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। कोई एक कानून हो जिसके जरिए क्या हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकल सके। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, just a minute. An important role of the parliament is to be sensitive to the problems faced by the people. अब जो लॉ है, कानून जो है, लॉ हमेशा कहाँ बनेगा? पार्लियामेंट में बनेगा। So where do the laws are made? Parliament. Laws are made only in the parliament. अर्पिता उबेर, इतना है समझ में? पार्लियामेंट Yes, सर। sir. Parliament. अब सोसाइटी यानी समाज के जो लोग हैं, तो सोसाइटी में लॉज बनाने के लिए क्या उठती है? डिमांड उठती है, ठीक है। और हमारी पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उन डिमांड्स के हिसाब से लॉ बनाने की शुरुआत करती है, ठीक है। शिवराज, यहां तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. सो आखिर लॉ कैसे बनते हैं, लॉ बनाने की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। उसका हमें एक एग्जाम्पल दिया है, इसके जरिए, स्टोरी बोर्ड के जरिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस स्टोरी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक बात आई समझ में? ओनली वानी त्रिवेदी Yes. रिप्लाई। Yes, sir. तो अभी लॉ कैसे बनता है इंडिया में, है ना, तो उसको हमें एक स्टोरी बोर्ड की मदद से क्या किया गया है, टेक्स्ट बुक में समझाने की कोशिश की गई। ठीक, अभी इससे पहले हम एक वीडियो देखेंगे। हमने एक लॉ पढ़ा था, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बेसिकली क्या है, तो इससे रिलेटेड पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। Okay, sir. जस्ट अ मिनट। Okay, sir. इसको बहुत अच्छे से देखिए। हाँ, जिससे देश में करोड़ों हिंदू परिवारों सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति पर बराबर का अधिकार दिया है। चाहे पिता की मृत्यु
2005 में नया कानून बनने के बाद हुई हो या फिर इस कानून के बनने से पहले पिता की मृत्यु हुई। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पहली बार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था, लेकिन यह अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई। 9 सितंबर 2005 को ही ये नया कानून लागू हुआ था और इसके बाद वाले मामलों में ही पिता की मृत्यु के बाद बेटियां पैतृक संपत्ति पर अपना दावा कर सकती थी, यानी उससे पहले के मामलों पर बेटियों का अधिकार नहीं था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने बेटियों के हक में बहुत अहम फैसला सुनाया है और ये कहा है कि 9 सितंबर 2005 को संशोधन लागू होने से पहले भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो और उसकी संपत्ति का बंटवारा बाद में हो रहा है, तब भी उसकी संपत्ति में बेटियों को बराबरी की हिस्सेदारी देनी होगी। यानी इसमें तारीख और वर्ष वाली शर्त सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी और भी की और ये कहा है कि बेटे तो सिर्फ शादी तक बेटे रहते हैं, लेकिन बेटी हमेशा बेटी रहती है। विवाह के बाद बेटों की नियत और व्यवहार में बदलाव आ जाता है, लेकिन एक बेटी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटी ही रहती है। विवाह के बाद माता पिता के लिए बेटियों का प्यार और बढ़ जाता है, इसलिए बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हो या न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला भाई बहनों के बीच संपत्ति के बंटवारे के एक मामले पर किया, जिसमें भाइयों ने अपनी बहन को ये कहकर संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था कि उनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई थी, इसलिए उनका कहना था कि उत्तराधिकार कानून का संशोधन इस मामले पर लागू नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि बेटियों को हर हाल में बेटों के बराबर ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु कभी हुई हो, चाहे ये मामला कभी कभी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के हाईकोर्ट से भी ये कहा है कि किसी भी कोर्ट में बेटियों के अधिकार से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए, जिससे न्याय देने में देर बिल्कुल न हो। अब हम इस फैसले के बारे में आपको आसान शब्दों में समझाते हैं, क्योंकि ये कानूनी भाषा में कई फैसले ऐसे आते हैं जिनके बारे में आपको पूछी होती है। एक संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति होती है और दूसरी पैतृक संपत्ति होती है, जो पिछली 3 पीढ़ियों से परिवार को मिलती चली आई है, पीढ़ी दर पीढ़ी। कानून के मुताबिक बेटा हो या बेटी, पैतृक संपत्ति पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। इस तरह की संपत्ति को कोई भी पिता अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी किसी एक के नाम पर वसीयत नहीं कर सकता और न ही बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित रख सकता है। अगर पिता ने कोई संपत्ति खुद अपनी आय से खरीदी है, या ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पैतृक संपत्ति नहीं है और पिता ने ये संपत्ति खुद अपनी आय से खरीदी है, तो उसे अपनी इच्छा से किसी को भी ये संपत्ति देने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस पर भी उसके बेटे और बेटी इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगे कि पिता अनैतिक तरीके से ये संपत्ति किसी को देने की कोशिश कर रहा है। अगर पिता की मौत हो गई है और उसने खुद अर्जित संपत्ति की वसीयत मृत्यु से पहले नहीं बनाई थी, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति उसके बेटे और बेटियों में बराबर बांटी जाएगी। अभी तक जो कानून था उसके मुताबिक 9 सितंबर 2005 के बाद पिता की मृत्यु होने पर ही बहन को भाई के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था, लेकिन आज के फैसले के बाद 9 सितंबर 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हुई है, तो उस संपत्ति में भी बहन को भाई के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। ये कानून बेटियों को बराबर का अधिकार और शक्ति देने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों के साथ हमेशा से भेदभाव होता है और इन दोनों पक्षों के बीच में अक्सर अभी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जो लॉस होते हैं Yes, sir. इंडिया में, ये तो हमने एक ही लॉ के लिए वीडियो देखा है ना, क्योंकि ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की बात थी। सो लाइकवाइज बेटा, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं और वो सारे लॉज बनते कहाँ पर हैं बेटा? Yes, sir. All the laws are made in the Parliament. Parliament. बिल्कुल सही। परंतु वो जो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं,
या पार्लियामेंट में लॉज बनाए जाते हैं, उन लॉज के बनाने की जो शुरुआत है, हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग, तो वो जो स्टार्टिंग है, इनिशिएशन है, वो काफी पहले से शुरू हो जाता है। As I can see, only 38 students are there. Do I need to call each and everyone? सभी को कॉल लगाऊं क्या फिर से? ये बाकी के सब कहाँ गायब हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में? Come back everyone. चलिए. So let us read the following story to understand how issues of domestic violence was brought to the attention of the parliament and the process adopted for this issue to become law. ठीक है, यहाँ पर हमें एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है और वो स्टोरी बोर्ड हमें किसके बारे में? डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बता रहा है। अब इसका कहने का सेंस ये है कि इस स्टोरी बोर्ड में एक कहानी बताई गई और इस कहानी में क्या था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इश्यूज के बारे में लोगों ने किसको? पार्लियामेंट को बताने की कोशिश की। ठीक, तो पहले तो ये समझें कि डोमेस्टिक वायलेंस का यहाँ क्या सेंस है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये है कि घरों में लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार। And dear friend, just sorry for the interruption. It is already 9:33, है ना? So I am being forced to bind up the session because next teacher is waiting outside. So I am binding up today's session here only. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.